जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। भोजन आगार में जो लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो भौतिक क्षुधा यदि शांत हो गई हो तो आध्यात्मिक और साहित्यिक क्षुधा के शमन के लिए यहाँ पर आए। बहुत सुंदर सुस्वादु पकवान यहाँ पर भी मौजूद है। हाँ भाई जी, मैं आकृति बढ़िया से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आए। हाँ बोलिए, और कार्यक्रम में था आदरणीय हिमांशु राय जी का स्वागत करें और इसी और आदरणीय अरुण पांडे जी का स्वागत करें। अलंकृति ओके। हरिशंकर परसाई, अरुण पांडे, हिमांशु राय। हमारी पीढ़ी के लिए तो तीनों एक जैसे हैं। तारों में परस्पर दूरी लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी रहती होगी, मगर पृथ्वी से हम देखते हैं तो हमको सारे तारे एक से दिखते हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वो तो सूरज के समान है। हरिशंकर परसाई जी का व्यक्तित्व और उनका जो पूरा कृतित्व रचना करने विशाल पेड़ के जैसा है, जिस पे कई तरह के दृग खग वास कर रहे होते हैं, कईयों के ठौर ठिकाने होते हैं। पता नहीं कितने परजीवी और कितनी लताएं उसके साथ बंध के चलती हैं। उस बरगद की अश्वत्थ की जड़ें जहां पहुंचती हैं वहां एक डगाल बना लेती हैं और ये वृक्ष बढ़ता चला जाता है। इंटरप्रिटेशन, मीमांसाएं परसाई के साहित्य को फैलाती चली जाती हैं और पता नहीं कितने लोग उस पेड़ की डगाल से, पत्ती से, छाल से, रस से अपना पूरा जीवन गुजार लेते हैं। परसाई जो एक इज्म में तब्दील हो चुके हैं, परसाई जो शायद एक वाद बन चुके हैं, परसाई जो एक परंपरा बन चुके हैं। और हम लोगों के लिए तो बड़े गर्व की बात रहती है कि हम जब बताते हैं कि हम जबलपुर से हैं तो लोग कहते हैं आप परसाई जी के शहर से हैं। परसाई जी की रचनाओं के बारे में तो सब लोग पढ़ते रहते हैं, उन्हें जीते रहते हैं, उसमें नहाते रहते हैं। मगर एक दिलचस्प बात है कि इतना सब कुछ लिखने रचने वाले परसाई जी का जो निजी व्यक्तिगत जीवन है वो कैसा होगा। आज हम इस पीढ़ी में मौजूद है कि हमारे पास पूरी एक पीढ़ी मौजूद है जिन्होंने परसाई को बनते, परसाई को रचते हुए देखा है। ऐसे ही दो खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, आदरणीय हिमांशु राय जी और अरुण पांडे जी। आज हम उनसे परसाई जी के बारे में जानेंगे और करेंगे बात परसाई की। तो मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं आदरणीय हिमांशु राय जी को। शब्द का आयोजन है और एक निराला आयोजन है। दूसरे शहरों में आजकल लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं और हमारे शहर में ये वास्तव में साहित्य का एक उत्सव हो रहा है और धीरे धीरे ये अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कल ही किसी ने बोला कि उपस्थिति कम है, तो मैंने कहा कि समय के साथ धीरे धीरे आयोजक को और श्रोता दर्शक को भी समझ में आने लगता है कि उसको कैसा व्यवहार करना है और उस हिसाब से वो धीरे धीरे सामंजस्य बना लेता है कि किसी आयोजन को किस तरह से सफल बनाना है, श्रोता और दर्शक के रूप में भी और आयोजक के रूप में भी। तो अलंकृति, आकृति तीनों बहनों के इस प्रयास में हम लोग भी अपना अपना छोटा मोटा योगदान देते रहते हैं और चाहेंगे कि ये आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ा और सफल आयोजन हो। जैसे कि शहर में दूसरे आयोजन नहीं हो रहे हैं, ये एक अलग विधा का आयोजन है। हम लोग याद करते हैं कि सन 80 से 90 के बीच में, बल्कि 95 तक भी प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजन पूरे देश में बड़े बड़े आयोजन होते थे और जबलपुर में भी कई आयोजन हुए, महत्व सीरीज भी हुई और दूसरी एक सीरीज कौन सी थी? इस तरह से एक सीरीज चला करती थी, महत्व शमशेर जबलपुर में हुआ था। तो हम लोगों को काफ़ी लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता था।
ज्ञानरंजन जी के घर बहुत सारे लोग आया करते थे और रुका भी करते थे। तो नागार्जुन जी के साथ या त्रिलोचन जी के साथ हम लोग घंटों घूमे हैं, बातचीत की है। वो अवसर हमें इसलिए मिला क्योंकि ज्ञान जी थे और ज्ञान जी हैं और उनके घर में ये लोग आया करते थे। तो इसी तरह से ये जो आयोजन है, शब्द का आयोजन, इसमें कविगण आ रहे हैं, कहानीकार आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो धीरे धीरे एक माहौल बन जाएगा, बन रहा है, जिसमें आने वाले समय में हम लोग साहित्य में और कविता में दीक्षित होते जाएंगे। तो ये शब्द के आयोजन का हम स्वागत करते हैं। परसाई जी, जैसा कि अभी इन्होंने बोला आशुतोष ने, कि हम लोगों का बचपन से हम लोगों ने उनको देखा है और उनके साथ रहे हैं। अभी दिनेश चौधरी बोल रहे थे कि आज आप जो बोलने वाले हैं वो कुछ बचा भी है जो आपने छुपा के रखा था, क्योंकि हम लोगों की और इनकी कई बैठकें हुई जिसमें हम लोग जितना परसाई जी के बारे में बता सकते थे, जानते थे, वो हमने इनको बताया जब ये परसाई जी के ऊपर लिख रहे थे। और इसी तरह से राजेंद्र चंद्रकांत राय भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बड़ा लंबा उनका परसाई जी पर काम चल रहा है, जो शायद 2-4 महीने में कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा, और फिर उस पर भी एक किताब आएगी। कांति कुमार जैन सागर वालों ने परसाई जी पर एक किताब लिखी जो वास्तव में उसी तरह की है जैसी राजेंद्र चंद्रकांत राय लिख रहे हैं, जिसमें कांति कुमार जैन ऐसा लगता है जैसे सामने खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। एक फिल्म सरीकी चलती है और सब कुछ लिखा गया है उसमें, और बहुत अच्छा लिखा है और बहुत रोचक है। तो और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। मिश्रा जी ने अपने, हाँ, रामशंकर मिश्र जी ने भी एक किताब लिखी है, बल्कि 2 किताबें हैं उनकी, और वो भी हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा साथ में रहे हैं, लेकिन वो उतनी उसमें रोचकता नहीं है, और मगर वो महत्वपूर्ण किताब है, एक दस्तावेज के समान है। तो इन सब से हम परसाई जी को जानते रहते हैं, और हम लोगों ने जैसा उनको देखा, हम लोग उनके पास जाया करते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, और कभी कभी हल्की बहुत ज़्यादा मौके नहीं आए, कभी कभार उन्होंने डांटा भी है, तो कि ऐसा मत किया करो। या हम लोग गए थे उनके पास कि हम लोगों ने माता दीन चांद पर तैयार किया है, तो आपको कैसे दिखाएं? तो हम लोगों ने उनको कहा कि हम लोग आपके घर के सामने करेंगे, तो आप बाहर कुर्सी में बैठ के देख लेना। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, और रहने दो उसको। वैसा करके उन्होंने मना कर दिया। और जब हम लोगों ने सन 85-86 में विवेचना का 25वां उत्सव मनाया था, तो उसमें फिर उन्होंने, हम लोगों ने बहुत आग्रह किया उनको, तो उन्होंने जो हम लोग का ब्रोशर था उसमें 15-20 लाइनें लिख के दी थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि विवेचना कैसे बनी। विवेचना बनी ही इसलिए थी क्योंकि सन 61 में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा दंगा जबलपुर में हुआ था, और उससे पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उसके बारे में लोगों ने जाना था कि इतना भयानक हुआ है जबलपुर शहर में, जो मध्य प्रदेश में है और भारत का एक केंद्र है। तो उस दौरान जो झूठ फैलाए गए थे वो इतने भयानक थे और इतने लगातार थे, और वो आज भी चलते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय फैलाए जाते थे कि ट्रकों में भरकर आ रहे हैं और पत्थर जमा हो रहे हैं। राइट टाउन में जो जहाँ दंगा हो रहा था उससे कई किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे भी बच्चे अपने घरों में और छतों में पत्थर जमा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले रात को आएंगे और मारेंगे, काटेंगे, ये सब चीज़ें। तो इन सब झूठों से परेशान होकर विवेचना का गठन हुआ था, और इसलिए कि विचार गोष्ठियाँ हों और जिसमें लोगों के सामने सच रखा जाए। और ये सिलसिला फिर उस समय जैसे सन 61-62 में
भारत में एक बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था, क्या भारत को अणु बम बनाना चाहिए। उस पर भी विवेचना की एक गोष्ठी हुई थी, जो अभी नगर निगम का सभागृह है, जिसमें पार्षदों की सबकी सभा होती है, वो पहले आम जनता के लिए उपलब्ध था। तो वहाँ विवेचना की बहुत सारी गोष्ठियाँ हुई। अंतिम गोष्ठी शायद 1973 में हुई थी, वो जीएस कॉलेज के हॉल में हुई थी। खाद्यान्न का राष्ट्रीयकरण, इस खाद्यान्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण, इसके बारे में बातचीत करने के लिए वहाँ हुई थी। उसमें भी परसाई जी थे और अध्यक्षता कर रहे थे। नाग, प्रोफेसर जीएस नाग, जो योजना आयोग के सदस्य थे, वो उसमें प्रमुख भाषण करता थे। तो इस तरह से हमने परसाई जी को देखा। परसाई जी को हमने इस तरह से भी देखा कि जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने एक खुद की पहल पर एक जुलूस शांति के लिए और वियतनाम के पक्ष में एक काफ़ी बड़ा जुलूस संयोजित किया था। करीब 300 लोग उसमें थे और बंगाली क्लब से शुरू हुआ था और पूरे शहर का चक्कर लगा के शायद मालवीय चौक पर ख़त्म हुआ था। यह तलक भूमि की तलैया उस समय हुआ करती थी, उसमें हुआ होगा। तो उस जुलूस में भी मैं था और इस तरह से हमने परसाई जी को सक्रिय रूप से राजनीति और इस तरह के कामों में सक्रिय देखा। आप लोगों ने सबने फोटो देखे होंगे, वो प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलनों में जाया करते थे और बातचीत किया करते थे। अपने नेतृत्वकारी भूमिका में हमेशा रहे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नितांत व्यक्तिगत हैं और उनका ऐसा कि हम उनसे ये बोलते थे और वो हमसे ये बोलते थे, उनका कोई खास महत्व है नहीं। लेकिन परसाई जी के लेखन पर जब हम बात करेंगे तो मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वो ये कि परसाई जी की भाषा बहुत अद्भुत है। एक तो उसमें रोचकता है, दूसरे उसमें सीधी साफ बातचीत है और तीसरी बात वो बहुत सरल है। जो बार बार ये कहा जाता है कि परसाई जनता के लेखक हैं, तो वो जनता के लेखक दरअसल इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी भाषा इतनी सरल है कि कोई भी आम पाठक उसको पढ़ के वो सब कुछ ग्रहण कर सकता है, जो बहुत सारे लेखकों की जटिल रचनाएं पढ़ने पर नहीं कर पाता है। और उनके जो विषय हैं, जो उनके चरित्र हैं, वो बिल्कुल हमारे आसपास के हुआ करते हैं। इसके कारण भी हम उनसे बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं। हमेशा उनका एक मेरा पड़ोसी आ गया, एक मेरा मित्र आया, एक मेरा राह चलता मित्र मिला जो उसने ये कहा, परसाई जी एक मध्यम वर्गीय कुत्ता। परसाई जी एक मध्यम वर्गीय, क्योंकि वो आदमी मध्यम वर्गीय कुत्ता कहानी से इतना प्रभावित हुआ था कि जो ही वो परसाई जी को देखता था तो चिल्ला के कहता था, परसाई जी मध्यम वर्गीय कुत्ता। तो इस तरह की घटनाएं भी होती थी और उन्होंने उनको उसका उल्लेख भी किया है। तो उनके जो विषय थे, जो उनके चरित्र थे, वो बहुत सरल, बहुत आसान, हमेशा उपलब्ध, हमारे आसपास उपलब्ध थे। इसलिए भी दूसरी बात, उनके लेखन की एक खास बात ये थी कि उन्होंने राजनीति से बिल्कुल परहेज नहीं किया और उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ को बिल्कुल स्पष्टता से व्यक्त किया। बिल्कुल शुरू से सन 47 में उन्होंने अखबार में कॉलम लिखना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो लगातार जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसमें उनको कोई भ्रम नहीं था। बिल्कुल लगातार और स्पष्ट रूप से लिखा करते थे। और जब उन्होंने देशबंधु का जो कॉलम लिखा है, नहीं देशबंधु में तो पूछिए परसाई से, उसमें तो वो व्यंग वगैरह नहीं, प्रश्नोत्तर थे। उसमें तो वो इतना अच्छा और इतना बिल्कुल जन शिक्षण जिसको कहा जाता है वो उन्होंने किया है। और वो भी हमारी एक अपने ख्याति है, हमारे साथ रहेगी। एक बात ये भी है कि आम तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लेखकों की रचनाओं की आलोचना भी होती है, लेकिन आप देखेंगे कि परसाई जी की रचनाओं की कहीं ऐसी
ज्ञात रूप में मेरे को आलोचना दिखी नहीं, या परसाई जी की लेखन शैली पर हो या उनके जो कथ्य है उस पर हो, कथानक पर हो, कथाओं पर हो, कहीं ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। ये एक अच्छी बात है और बड़ी बात है। ये एक लेखक के बारे में, एक लेखक ने इतना सारा लिखा लेकिन उस पर विवाद इस तरह से नहीं हुए, जिसको बुरा लगा उसने जाके उनको लाठियों से पीट भी दिया, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सके या उसको गलत नहीं बोल सके। और परसाई जी के लेखन की एक और खासियत ये है कि हम ये देखते हैं कि परसाई जी के समान कोई नहीं लिख रहा, न लिख रहा था न लिख रहा है। कुछ लोग वाचिक परंपरा में जरूर परसाई जी के पास चले जाते हैं, लेकिन लेखन में हम देखते हैं कि परसाई जी के समान कोई नहीं लिख रहा है। ये दुखद भी है, क्योंकि ऐसे लोग आते रहना चाहिए जो परसाई जी की परंपरा के हों या व्यंग की परंपरा के हों, उस तरह की। तो एक बात बड़ी अजीब है और ऐसा होता है कि सन 63 में परसाई जी ने लिखा था 10 दिन का अनशन। उस समय एक महाशय थे जो आंध्र प्रदेश में टी प्रकाशम, वो आंध्र प्रदेश में अनशन पे बैठ गए थे कि आंध्र प्रदेश अलग बनना चाहिए। तो उनके अनशन के कारण वो प्रदेश बन गया था। तो परसाई जी ने उस पर लिखा था 10 दिन का अनशन। लेकिन 10 दिन का अनशन का विषय बहुत व्यापक है। वो सीधे सीधे आप किसी भी चीज पे जोड़ सकते हैं। दूसरे की संपत्ति को अपने हित के लिए कब्जा करना है तो आप अनशन कर सकते हो, ये उसकी सीख है। बाकायदे एक बेईमानी को प्रतिष्ठा देने के लिए वो अनशन है। वो ठीक वही सब कुछ अन्ना हजारे के अनशन के समय भी हुआ। और यहाँ तक कि अन्ना हजारे के अनशन के समय में अंत में एक समिति बनाई गई थी, संसदीय समिति, जो मतलब एक तरह से तो वो टालने के लिए थी। ये बात परसाई जी ने 10 दिन का अनशन के अंत में ये चीज लिखी है कि एक संसदीय समिति का गठन किया गया है जो अब 10 दिन का अनशन में, मतलब अनशनकारी के वो जो था अपना मल्लू कल्लू क्या था उसकी समस्या पर पूरा विचार करेगी, सब कुछ करेगी। तो ऐसा ही उन्होंने जिसकी छोड़ भागी है उसमें तो दल बदल के बारे में जितना तीखा लिखा है वो अद्भुत है। मेरे पास अभी है पर यहाँ उससे व्यवधान होगा इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ उसको, लेकिन उन्होंने क्या नहीं लिखा उसमें। और राजनीति में भजन लाल वाद, ये भी उनका एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने दल बदल की जो पूरी योजना और पूरी सिद्धांत है उसको भजन लाल वाद के नाम से पूरा स्थापित करके लिखा है और बहुत रोचक है। और जैसा आजकल स्थापित तरीके से और घोषित तरीके से दल बदल हो रहा है वो उसमें उनका वो लिखा हुआ आज भी प्रासंगिक है और बेहिसाब प्रासंगिक है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो पहले भी होती रही हैं, सन 60 में भी होती रही हैं और आज भी जस की तस हो रही हैं। और परसाई जी का लिखा हुआ वो सारा सब कुछ आज भी बिल्कुल वैसा ही उस पर लागू होता है जैसा पहले होता था। परसाई जी की जो सन 60 के आसपास का लेखन है उनमें जिन चीजों की चर्चा है, जिन चीजों के बारे में जिक्र है, अब जो नई पीढ़ी है उसके लिए वो अप्रसंग, अब उसका कोई प्रसंग बचा नहीं है क्योंकि संसोपा प्रसोपा रही नहीं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी होती थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होती थी, जनसंघ होता था, तो ये सारी जो पार्टियां थी, जनता दल होता था, क्रांति दल होता था, राजनारायण होते थे। तो वो जो चरित्र थे और जो पार्टियां थी
वो सबब नहीं है, तो बहुत सारी रोचक बातें केवल उन्हीं को ग्रहण हो सकती हैं जो उस वातावरण को और उन लोगों को जानते हों। परसाई जी की 3 रचनाओं की मैं जरूर चर्चा करूंगा, जो एक तरह से पूर्ण रचनाएं हैं। माता दीन चांद पर, 10 दिन का अनशन और गौरक्षक से भेंट। गौरक्षक से भेंट यदि आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद गौरक्षा आंदोलन, गौरक्षा, गौ माता, इसके बारे में किसी भी एक भी अतिरिक्त शब्द की जरूरत नहीं है। उसमें सब कुछ है, सारे प्रश्नोत्तर हैं, सब कुछ है। और माता दीन चांद पर उन्होंने यद्यपि पुलिस पे लिखा है लेकिन उतना ही वो न्याय व्यवस्था पर है। और उसमें जो व्यंग है वो बहुत शानदार और बहुत गजब का है। जैसे अभी अभी जो बुलडोजर चल रहे हैं उसका आप समझिए कि उसमें प्रतिरूप था, जब उन्होंने लिखा कि उन्होंने रावण को वहीं सजा दे दी, रावण की लंका में आग लगा दी। हर पुलिस वालों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपराधी को पकड़े और उसे वहीं सजा दे दे, अदालत में जाने का झंझट ही नहीं। ये माता दीन में लिखा हुआ है। इसी तरह की बहुत सारी बातें उसमें हैं। और 10 दिन का अनशन की तो मैंने चर्चा कर ली। मैं समझता हूँ कि मैं अब समाप्त करता हूँ। और भाई अरुण पांडे जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम एक ज़माने में किया था, कुछ ये जो भी काम करते हैं बहुत फुर्ती से करते हैं, तो इन्होंने ईश्वरी की स्क्रिप्ट भी 3 दिन में लिखी थी। तो उसी तरह से इन्होंने एक दिन उठाई कलम और परसाई जी की किताबें, शायद रचनावली और गुरु परसाई के व्यंग बाण, एक किताब ही बना दी पूरी। तो यदि उसको आप पढ़ लेते हैं तो फिर बाकी के सारे भाषण व्यर्थ हो जाते हैं। तो गुरु परसाई के व्यंग बाण पढ़िए और अरुण पांडे जी को सुनिए। धन्यवाद। इतने करीब से परसाई को दिखाने, समझाने और परिचित करने के लिए परसाई ने जितना भी कुछ लिखा है वो उक्तियों में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में उद्धृत होता है। हम लोग बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मित्र वही जो उत्कर्ष पचाले, ये इन खबर बनाने वालों को पहले ही पढ़ चुका हूँ। निठल्ले की डायरी के कक्का, बहुत लंबा समय बिताने वाले परसाई को नाटकों में डालने का एक बड़ा प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण कार्य करने वाले देश के दिग्गज निर्देशक, वरिष्ठ पत्रकार, हम सबके प्रिय अरुण पांडे जी, आइए उनके साथ हम उनके अनुभवों को साझा। नीचे कर दो। समय उन दिनों में जब नवीन दुनिया में काम करता था, और नवीन दुनिया में सुनो भाई साधु कालम छपा करता था। हर गुरुवार को छपता था। कभी कभी परसाई जी द्वारा न भेजे जाने के कारण से अंतराल हो जाता था, तो कई सारे पाठक नवीन दुनिया अखबार तक आ जाते थे कि क्या कर रहे हैं, छपा क्यों नहीं, परसाई जी की तबीयत तो ठीक है, वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरा संपर्क परसाई जी के साथ था, आना जाना घर पे था, तो नवीन दुनिया के प्रबंधन ने मुझसे कहा कि आप मंगलवार को परसाई जी को याद दिला दिया कीजिए, जाके उनको कॉलम लिखना है। तो मैं मंगलवार को चला जाता था, कहते था दादा वो कॉलम लिखना है, सुनो भाई साधु। तो कहते हैं हाँ लिख देंगे, तुम कला को उठा लेना। तो मैं बुधवार को जाता था, लिखा लिखाया कॉलम लेके आता था नवीन दुनिया में, और उसको अपने सामने बैठ के कंपोज कराता था कि
परसाई जी का लिखा हुआ एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि अगर एक भी शब्द दाएं बाएं हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उसको सामने कंपोज करवाना, उसकी प्रूफ रीडिंग करवाना, और फिर उसके बाद जाके पेज पे उसको पेस्टिंग करवाना। मेरी नौकरी में ये चीज भी शामिल थी और मुझे बड़ा आनंद आता था कि जो चीज जनता 2 दिन बाद पढ़ के आनंद उठाएगी उसको मैं 2 दिन पहले ही पढ़ चुका हूँ। ये सिलसिला सालों साल चला, जब तक पार्थसारथी जी की सामर्थ्य था लिखने का तब तक। इसके अलावा भी प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजनों में और शहर के दूसरे साहित्यिक आयोजनों में उनसे मुलाकात होती रहती थी। वो बहुत जागरूक थे, उन्होंने ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ा, हर चीज पे लिखा उन्होंने। मेरे लिए परसाई एक प्राथमिक पाठशाला की तरफ से, जब मेरे मित्र सीताराम सोनी उनके कोटेशंस पब्लिक के बीच में सुना के सराहना अर्जित करते रहते थे तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती थी। फिर मैंने परसाई रत्नावली उठाई और एक तरफ से उनके कोटेशन छांटना शुरू किए। तो होते 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 वो करीब 1000 से ज्यादा कोटेशन हो गए और गुरु परसाई के व्यंग्यवाण करके फिर मैंने किताब निकाल दी। उसके भी 6 संस्करण निकले। हालांकि वो बेचने के लिए नहीं थी, वो शुद्ध रूप से बांटने के लिए थी और वो वाकई में सब खूब बांटी गई उसको और उसका लोगों ने भरपूर स्वागत किया। व्यक्तिगत चर्चा में मैं उनसे बार बार बोलता था कि आपने कहानी लिखी, व्यंग्य लिखा, निबंध लिखा, नाटक आपने क्यों नहीं लिखा? वो नाटक मैं क्यों लिखूं, तुम लिखो, है ना? निठल्ले की डायरी, उसके 4 एपिसोड, मतलब 4 नाटक तैयार किए। हालांकि मंचित एक ही होता है, लेकिन अगर हमसे कहा जाए निठल्ले की डायरी तो हम लगातार 8 घंटे तक निठल्ले की डायरी का मंचन कर सकते हैं। इतनी विपुल सामग्री है। लेकिन हंसने की एक सीमा है, आखिर कोई कितनी देर तक हंसेगा? निठल्ले की डायरी में भी 22 कहानियां हमने इस्तेमाल की थी। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा कम कर दो। जब मुंबई में शो हुआ 2.5 घंटे का, तो लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा कम होना चाहिए, इतना समय नहीं रहता, तो उसको छोटा किया गया। फिर मैं नर्क से बोल रहा हूँ, स्वर्ग और नर्क को लेके परसाई जी की जितनी फैंटेसी वाली कहानियां थी उनको एक साथ मिलाया, तो ये 5 कहानियां मिलकर एक नाटक बन गया। तो उसके बाद जब रंग परसाई शुरू किया तो लगा हर साल एक नाटक परसाई जी को होना चाहिए। तो चौक परसाई, परसाई नामा, ये सारे नाटक तैयार हुए और उसके मंचन भी हुए। वीरता रघुमंडल में आने वाले रंगकर्मियों की सबसे पहली पुस्तक होती थी गुरु परसाई के व्यंग्यवाण।
क्योंकि वो जो व्यंग्यवाद है वो अपने आप में एक संवाद है। अब उसको किस तरीके से बोला जाए कि सामने वाला आनंदित हो जाए, हंस ले, मुस्कुरा ले, आनंदित हो ले, तो उसका एक सिलेबस का हिस्सा था। तो सारे रंगकर्मियों को दे दिया जाता था कि इसके संवाद याद करो और दोहराओ, कहाँ कामा, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ स्ट्रेस, कहाँ पॉज लगाना है, ये खुद से सीखो। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ दबाव डालने से चीज़ें बदल जाती हैं, मतलब बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं, और उससे व्यंग्य पैदा होता है और उसी से हास्य भी पैदा होता है। ये बहुत दिनों तक चलता रहा। निठल्ले की डायरी को शुरू हुए 26 साल हो गए। आज भी उसका मंचन जहाँ तहाँ देश भर में होता रहता है और एक बार देखने के बाद लोग दोबारा उसको बुलाते हैं। हमारे बीच के बहुत सारे कलाकार उसका मंचन करने से अब कतराने लगे हैं, ऊब गए करते करते। 800 प्रोडक्शन हो चुके हैं उसके, 800 शो हो चुके हैं। उस समय म्यूजिकल नाटक का बोलबाला था, लेकिन परछाई में कैसे गाने वाने कैसे डाले जाएं, उसके बावजूद भी भाई इरफान झांसी से कहा कि भाई आप परछाई के लिए गीत लिख दीजिए। उन्होंने 6-7 गीत लिखे, उसको भाई मोतीलाल नागराज ने कंपोज किया। तो कहानियों के बीच में गाना कोरस द्वारा डाल के निठल्ले की डायरी को रोचक बनाया गया। फिर कुछ और एपिसोड तैयार हुए। रानी नागफनी की कहानी, जिससे गाने डॉक्टर सुयोग पाठक ने लिखे, उसका भी मंचन हुआ आकाशवाणी में। अभी हम लोग सोच रहे हैं 1 फरवरी से शुरू होने वाले विवेकानंद मंडल के राष्ट्रीय नाट्य समारोह में रानी नागफनी की कहानी से फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाए। तो उसकी तैयारी अभी चालू होने वाली है। विवेक पांडे, प्रगति पांडे और सारे लोग मिलके उसको तैयार करवाएंगे। और विवेकानंद मंडल के जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, नवीन चौबे, आशुतोष द्विवेदी, मेहुल यादव, ये सारे लोग उसमें अभिनय करेंगे। आप लोग का समय हो तो फरवरी में आइए, 5 दिन का नाट्य समारोह देखिए। और परछाई पे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घंटों और बोल सकते हैं। उनको ऊपर खूब लिखा गया है। भाई कमला प्रसाद जी ने बहुत अच्छा काम किया। आँखन देखी, उनके ऊपर किताब लिखी। कांति कुमार जैन ने लिखा। राजेंद्र चंद्रकांत राय अभी लिख रहे हैं। भाई दिनेश चौधरी भी आज ही पूछे थे कुछ बचा है क्या, हिमांशु राय से पूछ रहे थे ना कि परछाई के ऊपर जितनी बातें हो गई उसके अलावा कुछ बचा है क्या आप लोग के पास, कुछ छुपा के रखा है। परछाई जी छुपाने लायक चीज थी ही नहीं, वो तो हर चीज उजागर करके लिखते दिखाते थे। और इस जीवन में जितना निडर होना परछाई जी ने सिखाया, उतना और किसी ने नहीं।
जी अब क्या थे, मैं क्या बताऊं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लिखता हूँ। अभी जीवन है, एक नाटक और परसाई के ऊपर और बनाना है, परसाई जी की रचनाओं से ही बनाना है। तो बना के मिलता हूँ आपसे। दादा ने कहा था कि परसाई जैसा नहीं लिखा जा रहा है, लिखने का प्रयास हो रहा है। मैं उस संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा कि तटस्थता न होना परसाई होने की पहली शर्त है। वे अपनी विचारधारा, अपनी राजनीतिक सोच के साथ पूरी अडिगता से खड़े थे। हम लोगों में शायद उतनी ताकत कम हो गई है, या जो सत्ता की ताकतें वो इतनी प्रबल हो गई हैं कि हम लोगों ने तटस्थ रहने के रास्ते को चुन लिया है। सब लोग बचते हुए रचने की बात कर रहे हैं, इसलिए परसाई होना बहुत कठिन होता जा रहा है। यदि साहित्यिक अखाड़े में परसाई एक पहलवान थे, तो ये लोग परसाई के पट्टे थे और हम उन पट्टों के पट्टे हैं। और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक ताकत रहेगी, जितना हौसला रहेगा, हम उन बातों को बढ़ाते रहेंगे। मैं आदरणीय अरुण दादा से बताना चाहता हूं कि आप कह रहे थे कि रानी नागफनी की कहानी पे हम काम चालू करेंगे। कल रात को 12:14 पर हम लोगों की बात हुई है और काम चालू हो चुका है। तो रानी नागफनी की कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे। परसाई के ऊपर बहुत गंभीर और बहुत हल्की बातें हुई थी। जब अरुण दादा ने एक पॉज लेकर कहा था कि क्या कहूँ परसाई जी के बारे में, तो मुझे लगा था कि अब कुछ असली बातें निकलना चालू होंगी, मगर शायद भाव उत्तेजना इतनी ज़्यादा थी कि उसके बाद विराम लग गया। पर हम इस बात को चालू रखेंगे, आगे सुनेंगे। मैं आदरणीय दिनेश चौधरी जी को और अवधेश वाजपेयी जी को ससम्मान यहाँ पर बुला रहा हूँ कि हम सब की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय हिमांशु जी को, आदरणीय अरुण पांडे जी को। दिनेश चौधरी जी लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कल इनका एक बहुत ही शानदार व्यंग हमने सुना। अवधेश वाजपेयी हम लोग रोज निहारते चले जा रहे हैं, काम लगातार चल रहा है। दिनेश चौधरी जी साइड में लगाओ ना। हिमांशु राय जी के साथ बनता है, हक बनता है। तो यहाँ एक शुभ सूचना मैं आपको और देना चाहता हूँ इस युति के सामने कि बहुत जल्दी आदरणीय अरुण पांडे जी की कहानियों की किताब हम लोगों के सामने आने वाली है। स्नो मंकी को पिज्ज़ा क्यों खिलाते हो, और एक नया आयाम हमें देखने मिलेगा। तो परसाई की इस बात के साथ, हालांकि मन बिल्कुल नहीं भरा, ऐसा लग रहा था कि ये सत्र शायद सबसे लंबा चले, पर हम विराम देते हैं इस सत्र को यहाँ पर। और हमारे युवा साथियों के साथ जो नई संभावनाओं के द्वार खोलता है, वो हमारा आज का सत्र ओपन माइक का। उसके लिए हम अपनी युवा साथी ईशानी मिश्रा को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ आए और इस सत्र को आगे बढ़ाएं। आदरणीय अरुण पांडे जी, आदरणीय हिमांशु राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।